तो चलिए आज बात करते हैं अयातुल्ला अली खामेनेही की। ये कहानी है एक मामूली मौलवी से दुनिया के सबसे ताकतवर सुप्रीम लीडर बनने की और फिर इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अपनी एक जगह बना लेने की। एक पल के लिए सोचिए कि 28 फरवरी 2026 की रात है, ईरान के आसमान में मिसाइलें गरजती हैं और अचानक खामेनेई की मौत की खबर दुनिया भर में फैल जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये उस सल्तनत के खामोश हो जाने का ऐलान था। एक ऐसी सल्तनत जिसे अली खामेनेई ने पिछले 4 दशकों में ईंट दर ईंट खड़ा किया था, जिन्हें ईरान में कई लोग वली ए फकीह मानते थे, यानी जमीन पर खुदा का नुमाइंदा। उनकी मौत की खबर आते ही पूरी दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ ईरान से लेकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान तक लाखों लोग मातम में थे, उनके लिए खून बहाने और बदला लेने की कस्में खा रहे थे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी था। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा और तो और खुद कई ईरानी उनकी मौत का जश्न मना रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मशहद के धूल भरी गलियों में एक साधारण मौलवी के घर पैदा हुआ ये लड़का आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक बना कैसे? चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। खामेनेई की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें उस ईरान में वापस चलना होगा जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था, एकदम जुदा। जिस ईरान में खामेनेई बड़े हो रहे थे वो एकदम पेरिस और लंदन जैसा था, चकाचौंध से भरा हुआ। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था और हर तरफ मॉडलिंग, नाइट क्लब और वेस्टर्न कपड़ों का बोलबाला। ये एक ऐसा ईरान था जिससे खामेनेई को बाद में सख्त नफरत होने वाली थी। उनके घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। कुरान की आयतें, सादगी, लेकिन घर के बाहर मखमल और शराब का दौर था। और जब वो अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर बाहर निकलते थे तो मॉडर्न बच्चे उन्हें अखुंड यानी मौलवी कहकर चिढ़ाते थे। शायद यही वो अपमान था जिसने उनके दिल में शाह के मॉडर्न ईरान के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। ये सख्त दिखने वाला मौलवी अंदर से एक शायर था। जेल की अंधेरी कोठरी में खामेनेई अक्सर गज़लें लिखा करते थे। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो कौम शहर में अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी से मिले। खुमैनी का मानना था कि इस्लाम और सियासत अलग नहीं है, और खामेनेई पर इस बात का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी विद्रोह के नाम कर दी। क्रांति तो सफल हो गई, पर इसके बाद खामेनेई ने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए एक बहुत सोची समझी यात्रा शुरू की। फरवरी 1979 में जब शाह की हुकूमत गिरी और खुमैनी ईरान वापस लौटे तो खामेनेई उनके सबसे खास लोगों में से एक बन चुके थे। 1981 में वो राष्ट्रपति बने और फिर 1989 में खुमैनी की मौत के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। इस सत्ता को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इसका असली मकसद देश की सीमाओं की रक्षा करना नहीं था, बल्कि खुद इस क्रांति और अपनी कुर्सी की हिफाजत करना था। खामेनेई के लिए सत्ता और उनके सिद्धांत किसी भी रिश्ते से कहीं बढ़कर थे। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्त अकबर हाशमी रफसंजानी, जिन्होंने उन्हें नेता बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, जब उनका नजरिया खामेनेई से अलग हुआ तो उन्हें भी किनारे लगा दिया गया। अब जरा देखते हैं कि 4 दशकों तक अपने इस शासन को बनाए रखने और अपने विजन को लागू करने के लिए उन्होंने किन किन क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। उनके शासन का सबसे स्याह पन्ना शायद 1988 का नरसंहार था। खुमैनी ने एक खुफिया फतवा जारी किया कि जो भी शासन के खिलाफ है उसे ख़त्म कर दो। खामेनेई उस वक्त राष्ट्रपति थे और उनकी निगरानी में एक डेथ कमीशन बना। कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में 5000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला गया, जिनमें गर्भवती महिलाएं और 15-16 साल के बच्चे तक शामिल थी। और उनकी ताकत सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं थी। 1989 में सुप्रीम लीडर बनने के ठीक बाद उन्होंने सलमान रुश्दी की किताब द सैटानिक वर्सेस के खिलाफ मौत के फतवे को और भी मजबूती से दोहराया, और इस फतवे का खौफनाक असर ठीक 33 साल बाद 2022 में न्यूयॉर्क में दिखा, जब सलमान रुश्दी पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ।
2009 में जब चुनावी धांधली के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही नारा गूंजा, मेरा वोट कहाँ है, तो खामेनी ने सीधी चेतावनी दी कि अगर सड़क पर खून बहा तो उसकी जिम्मेदारी जनता की होगी। इसके फौरन बाद बसीज मिलिशिया ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। इस एक घटना ने उनकी आध्यात्मिक गुरु वाली छवि को एक कठोर तानाशाह में बदल दिया। और बिल्कुल यही सिलसिला 2022 में महसा अमीनी के मौत के बाद फिर से दिखा। देखिए, हिजाब का मुद्दा खामेनेई के लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि ये उनकी क्रांति की वो आखिरी दीवार थी जिसे वो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर ये कानून ढीला पड़ा तो उनकी पूरी विचारधारा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। खामेनेई का पूरा शासनकाल विरोधाभासों से भरा हुआ था, उनकी निजी छवि से लेकर उनकी जियोपॉलिटिकल रणनीति तक। दुनिया को दिखाने के लिए उनकी छवि एक ऐसे धर्मगुरु की थी जो बहुत ही सादा जीवन जीता है। लेकिन इस सादगी के पर्दे के पीछे क्या था? उन पर सेताद नाम के एक बहुत बड़े और खुफिया बिजनेस एम्पायर को कंट्रोल करने के आरोप लगे, जिसकी कीमत करीब 95 अरब डॉलर बताई जाती है। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक ऐसा ही बड़ा विरोधाभास था। दुनिया के सामने उन्होंने फतवा जारी किया कि परमाणु हथियार बनाना इस्लाम में हराम है, लेकिन पर्दे के पीछे पहाड़ों के नीचे बने बंकरों में वो लगातार न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने में लगे रहे। उनका मानना था कि इस परमाणु कवच के बिना पश्चिमी देश उन्हें कभी भी तबाह कर सकते हैं। और विडंबना देखिए, जिस क्रांति ने एक शाही हुकूमत को खत्म किया, वही क्रांति आखिर में एक मौलवी के पारिवारिक साम्राज्य में सिमटकर रह गई। उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा था, यानी वही वंशवाद जिसके खिलाफ उन्होंने क्रांति की थी। खामेनेई की कहानी कासिम सुलेमानी के बिना अधूरी है। सुलेमानी उनके लिए सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो उनके मानस पुत्र थे। उन्होंने ही लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों का वो जाल बिछाया था। और जब 2020 में अमेरिका ने सुलेमानी को मार गिराया तो खामेनेई पहली बार सबके सामने फूट फूट कर रोए थे। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य के ढहने का डर भी था। खामेनेई का अंत उस लंबी कहानी का आखिरी पन्ना है जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक साधारण मौलवी अपनी जिद और विजन के दम पर पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर ला सकता है। अब ये तो इतिहास ही तय करेगा कि उन्हें एक रक्षक के तौर पर याद किया जाएगा या फिर एक विनाशक के तौर पर, लेकिन उनकी पहचान और उनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता।